आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इट्स नोमेनक्लेचर. Today we are going to discussing on the topic of single point cutting tool and its nomenclature. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मेटल कट करने के लिए अलग अलग कटिंग मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि इंसिशन है, फ्यूजन है और एब्रेसिव है. ये जो मेथड्स है, कटिंग मेथड्स है, ये अलग अलग अपने इंडस्ट्री में इनका अलग अलग उपयोग है. यहाँ पे हम लोग जो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से रिलेटेड है वो है इंसिशन मेथड. यदि हम इंसिशन मेथड में देखते हैं कि इस मेथड में हम ज्यादातर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और फॉर्म टूल का उपयोग करते हैं. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या है, इसका हम लोग और थोड़ा सा बाद में देखने वाले हैं. बट यदि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यदि है तो उसमें एक कटिंग एज होता है और जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उसमें एक से ज्यादा कटिंग एजेस होते हैं. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ग्रुप में साइड कटिंग टूल और एंड कटिंग टूल्स होते हैं. किसी भी मशीन टूल पर काम करने के लिए हमें कटिंग टूल्स की जरूरत होती है. कटिंग टूल्स के बिना मशीन टूल्स कोई काम के नहीं है. यदि हम मशीन टूल्स को देखते हैं तो मशीन टूल क्या करती है. मशीन टूल क्या करती है, होल्ड द कटिंग टूल रिजिडली एंड रिमूव द मेटल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स एंड वी कैन मैन्युफैक्चर रिक्वायर्ड शेप एंड साइज. यानी कि जो कटिंग टूल्स हैं उसको आप मशीन टूल्स के जो टूल पोस्ट है उसमें होल्ड करते हो और कटिंग टूल की सहायता से आप जो अननेसेसरी मेटल है उसको रिमूव करते हैं और जो भी आपका रिक्वायर्ड शेप है या साइज है बनाना होता है वो आप बनाते हो. जैसे कि मशीन टूल्स आप लोग देख सकते हो, लेथ मशीन है, शेपर है, प्लेनर है, स्लॉटर है, मिलिंग है. ये जो सभी है ये है जो वर्कशॉप में यूज होने वाली मशीन टूल्स है. Cutting tools angles are properly ground, then we can assume 80% work we have finished. और कटिंग टूल को हम कट टूल एंड कटर ग्राइंडर पर या पेडस्टल ग्राइंडर पर ग्राइंड कर सकते हैं. यदि आप मान के चलो कि यदि यदि हम कटिंग टूल्स को अच्छी तरीके से ग्राइंड करते हैं तो हमारा 80% काम हो चुका, इस तरीके से हम समझते हैं. यदि हम लोग कोई शैंक लेते हैं और शैंक को मशीन टूल पे होल्ड करते हैं और सोचते हैं कि उससे हम लोग कटिंग करेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग घर में यदि कोई छुरी वगैरह यूज करते हैं, यदि उस पर कटिंग एजेस नहीं होती है, यदि उस पे वो शार्प नहीं होता है तो उससे कोई चीज कटती नहीं है. वैसे ही यहाँ पे यदि हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कटिंग एजेस नहीं होगा तो आपका जो मेटल है वो कट नहीं हो सकता है. मशीनिंग करते समय कटिंग टूल पर फोर्सेस एक्ट होते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. यानी जब कटिंग टूल से हम लोग मेटल कट करने वाले होते हैं तो उसमें अलग अलग फोर्सेस एक्ट होते हैं. अभी जैसे मैंने तभी बताया कि आपको कोई एक शैंक ले लो और उससे आप मेटल कट करना शुरू करो, तो यदि उसमें कटिंग एजेस नहीं होंगे तो जो आपकी जो मोटर है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो जिसमें आपने टूल बांधा हुआ है उस पे इफेक्ट करेगा और बाकी भी मशीन के जो ये पार्ट्स है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता ही है. इसीलिए कभी भी हम लोग जो मशीन टूल कटिंग टूल्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से हमने जो उसके जो उसका नोमेनक्लेचर है, जो उसके हिसाब से उसको आपने ग्राइंडिंग करना चाहिए. मशीन करते समय कटिंग टूल पर फोर्सेस एक्ट होते हैं. जैसे मैंने बताया कि यह एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है टूल को डिजाइन करने के लिए. यह अलग अलग फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए लगने वाला पावर और दूसरे एलिमेंट जैसे कि टूल होल्डर्स और फिक्चर को डिजाइन किया जाता है. और ये जो कटिंग टूल्स को हम डिजाइन करते हैं और कटिंग टूल्स को डिजाइन करने के बाद इसके पास जो आने वाले फोर्सेस रहते हैं उसके ऊपर हम लोग जो लगने वाला पावर है और जैसे कि दूसरे एलिमेंट्स है जैसे कि टूल होल्डर्स और पिक्चर है, इसको भी हम लोग इसकी भी डिजाइन इसको इसके लिए हम लोग इसके डिजाइन इसको ध्यान में रखते हैं. द कटिंग फोर्स वेरी विद द टूल एंगल. जो कटिंग फोर्स है यह टूल एंगल के अनुसार वेरी होता है. अब किस प्रकार का टूल का एंगल किस प्रकार का है उस प्रकार से आपके
जो कटिंग टूल है उसके ऊपर फोर्सेस आएंगे। टूल डिजाइन करने के लिए एक्यूरेट फोर्सेस को मेजरमेंट करने की जरूरत होती है। यदि आपको टूल डिजाइन करना है तो उसके लिए जो एक्यूरेट फोर्सेस है उसको मेजरमेंट करना आना चाहिए, जिसके कारण ऑप्टिमाइजिंग टूल डिजाइन हो सके, अच्छे से अच्छा टूल डिजाइन हो सके। तो जो टूल फोर्सेस को मेजर करने के लिए डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग जो टूल फोर्सेस है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक। The component of forces acting on the rake face of the tool normal to the cutting edge is called cutting force. Cutting force क्या है? A component of forces acting on the rake face of the tool normal to the cutting edge is called cutting force. Cutting force में forces वर्कपीस पर एक्ट करते हैं और उसका डायरेक्शन कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। System of the tool nomenclature based on the plane of the cut. यह अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन पर आधारित होता है या फिर ओआरएस या फिर एनआरएस सिस्टम पर आधारित होता है। ओआरएस बोलो तो ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम या एनआरएस बोलो तो नॉर्मल रैक सिस्टम पर आधारित होता है। और जब हम लोग जो टूल्स को हम लोग ग्राइंड करते हैं और टूल्स को कटिंग जब मेटल कट करने के लिए हम लोग होल्ड करते हैं तो उसमें जो दो प्रकार से हम लोग उसको लगा सकते हैं। एक तो ऑर्थोगोनल टाइप और दूसरा ऑब्लिक टाइप। यदि हम लोग ऑर्थोगोनल मेथड का उपयोग करते हैं तो उसमें जो फोर्सेस आएंगे वो है हो सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स और एक्सियल फोर्स, और जो ऑब्लिक है उसमें टेंजेंशियल है, एक्सियल है और रेडियल है। यदि टूल का जो कटिंग एज है वो जॉब एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑर्थोगोनल टाइप है। यदि आपका जो कटिंग एज है टूल का वो जॉब के एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक। तो ऑब्लिक का यदि हम लोग एग्जांपल लेते तो जो आपका जो ड्रिल वगैरह होता है वो भी एक ऑब्लिक मेथड का एग्जांपल है। तो इसमें जो रैक एंगल है, डेप्थ ऑफ कट है, rate of feed, workpiece material, function between the friction between the chip and the tool, यह फैक्टर्स फोर्सेस को अफेक्ट करता है। तो हम लोग जो हमारा जो टूल नोमेनक्लेचर है उसके लिए हम लोग ये थोड़ा सा उसकी उसको डिजाइन करने के लिए ये थोड़ी बहुत आइडिया हमारे को होना जरूरी है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये फोर्सेस की बात हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो टूल मटेरियल है उसको सिलेक्ट करते समय उसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हॉट हार्डनेस होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि जब आप कटिंग टूल से मेटल को कट कर रहे हो, यदि मेटल कट करते समय यदि कटिंग टूल ब्लंट हो गया तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो इसीलिए उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और उससे प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए इन सारी जो प्रॉपर्टीज है वो कटिंग टूल्स में होना आपका जरूरी है। तो जो टूल लाइफ इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस, यानी कि हम लोग कितना कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इसके ऊपर ये आपका टूल लाइफ डिपेंड करता है। तो सिंगल पॉइंट टूल क्या है? तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज अ टूल दैट हेल्प्स टू परफॉर्म सेवरल ऑपरेशंस like turning, facing, producing flat surface on lathe, shaper, planer machine, etc. तो आज हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेशन, टाइप्स, ज्योमेट्री, एंगल नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है? Single point cutting tool definition. This tool consists of a sharpened cutting part called its point and the shank. यदि कोई एक बॉडी टूल शैंक का बॉडी है उसमें आपको आपने उसको दो पार्ट किया हुआ है। एक वो पार्ट रहेगा जो आपका टूल पोस्ट के अंदर होल्ड होगा और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो ओपन रहेगा
और जिसके ऊपर आपके कटिंग पॉइंट्स रहेंगे, कटिंग एजेस रहेंगे, टूल्स एंगल्स रहेंगे, जो मेटल को कट करने के लिए उपयोग में आएगा। यानी कि आपको जब भी मटेरियल को कट करना है तो उस समय आपका जो टूल शैंक है, उसका जो बॉडी है वो टूल पोस्ट में होल्ड किया जाता है, और जो दूसरा ओपन एंड है, ओपन एंड के ऊपर आपके जो कटिंग एजेस बनाए जाते हैं, कटिंग एजेस और जो भी एंगल्स है वो बनाए जाते हैं। The point of the tool is bounded by the face along with the chief slides as they are cut by the tool, the side flank or major flank, the end flank or major flank and the base। इसमें अलग अलग जो होता है, मेजर फ्लैंक है, माइनर फ्लैंक है, इसमें बेस है, ये सारी चीजें इस टूल्स में होती है। As we know we perform several operations on the leg like turning, facing from the single point cutting tool. Design and fabrications are very easy for this tool. अभी देखो यहाँ पर जब हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एक तो हम लोग पेडेस्टल, यदि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग बच्चों को स्किल देते हैं तो उस समय हम लोग उसको वर्कशॉप में ग्राइंड करने के लिए लगाते हैं और उसके द्वारा हम लोग उनको स्किल सिखाते हैं। बट यदि हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस समय जो अलग अलग मशीन्स, तो वहां पर जो पेडेस्टल ग्राइंडर की जगह हम लोग टूल एंड कटर ग्राइंडर का उपयोग कराकर उनको वो एंगल्स बनाने के लिए देते हैं, ताकि उस समय जब हम लोग इंडस्ट्री में उस कटिंग टूल का उपयोग कर रहे हैं तो वो जो कटिंग टूल है वो परफेक्टली उपयोग में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर वो सारा कटिंग टूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप जो कटिंग टूल्स है उसका एक ड्राइंग देख रहे हो। यहाँ पे कटिंग टूल्स के ऊपर हर पार्ट्स बताए हुए हैं, जैसा फेस है, कटिंग एज है, बैक रैक एंगल है, नोज रेडियस है, फ्लैंक है, साइड रिलीफ एंगल है, साइड कटिंग एज है, एंगल है, क्लियरेंस और रिलीफ एंगल है। उसके बाद में जो एक्सिस है, एंड कटिंग एज है, एंगल। उसके बाद में साइड रैक एंगल है। ये सारे यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जो हम लोग एक एक करके इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम लोग कटिंग टूल्स को फिक्स करते हैं उस समय हमारे ध्यान में एक ही होना चाहिए कि जो टूल्स का कटिंग एज है वह सिर्फ टूल जॉब के साथ लगना चाहिए। अदरवाइज कोई भी दूसरा जो पार्ट्स है टूल का वो जॉब के साथ रब नहीं होना चाहिए। यदि जॉब के साथ यदि वो रब होता है तो उसके कारण चैटरिंग आ सकती है और उसके कारण वाइब्रेशंस वगैरह ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं, यानी कि जो फिनिशिंग है वो भी बरोबर नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग कटिंग टूल्स को बनाते हैं, उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए, या जब टूल को हम लोग जो इसके ऊपर लगाते हैं, मशीन पर होल्ड करते हैं, उस समय टूल सेंटर में होना चाहिए, कटिंग टूल सेंटर में होना चाहिए और उसका जो कटिंग एज है वही सिर्फ जॉब के साथ लगना चाहिए। अभी तभी डिस्कस करने वाले थे हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। तो वन कटिंग पॉइंट और ट्रिप इज अवेलेबल, यानी जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है इसमें एक ही कटिंग एजेस होती है जो एक समय पे काम करती है। इसके एग्जांपल हो सकता है लेथ मशीन पे, प्लेनिंग मशीन पे, या आपका जो स्लॉटर मशीन है, उसके बाद में आपकी जो शेपर मशीन है, इन मशीन पे इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग होता है। यह एक कंप्लीट शैंक होता है जिसके ऊपर ये कटिंग एजेस हम बनाते हैं। उसके बाद में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिस कटिंग टूल्स में एक से ज्यादा कटिंग एजेस होती है, जिस टूल में एक से ज्यादा कटिंग एजेस होती है उसको हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। मोर देन वन कटिंग पॉइंट और टिप इज अवेलेबल। इसका एग्जांपल क्या है, आपका जो मिलिंग कटर है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील है, ड्रिल है, रिमर है, ये सारे किसका एग्जांपल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये जो दिख रहे हैं हमारे को एग्जांपल्स, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के एग्जांपल है। इसमें जो दिख रहा है एग्जांपल वो है रिमर। ओके, तो जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मटेरियल हम लोग
बनाना है, सिलेक्ट करना है। अभी आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में काम करते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, उस समय जो भी हम लोग टूल मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस प्रकार का मटेरियल कट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग कटिंग टूल को सिलेक्ट करते हैं, यानी उस प्रकार का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। यानी जैसे उसकी हार्डनेस बढ़ेगी, जो जिस मटेरियल को हमको काटना है उसकी जैसे हार्डनेस रहेगी, उससे ज्यादा हार्डनेस आपके कटिंग टूल्स की होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस टूल कैन बी मेड फ्रॉम सेवरल मटेरियल्स लाइक हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, सिरेमिक्स है, सेडिमेंट्स है, डायमंड्स है, यूकोन है, सीमेंटेड कार्बाइड है और सीबीएन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है। यानी आप यदि जब आप मटेरियल्स के बारे में पढ़ोगे, कटिंग टूल्स मटेरियल के बारे में, तो इसमें किस कौन से टूल्स में कौन सा कितने कंटेंट्स होना चाहिए, उसका हार्डनेस क्या होना चाहिए, वो कौन से टेम्परेचर पे ये वियर आउट होगा, ये सारी जानकारी आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग टूल मटेरियल में पढ़ सकते हो। बट जो हमारा आज का विषय है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड इट्स नोमेनक्लेचर है। बट उसको बनाने के लिए भी ये मटेरियल का उपयोग करते हैं हम लोग, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला हुआ है। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइन ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कौन से फैक्टर्स है जो हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में उपयोग में जब हम लोग डिजाइन करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, उस समय हमने कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला फैक्टर है टाइप ऑफ वर्क पीस एंड टूल मटेरियल। किस प्रकार का आपका वर्क पीस है और उसका टूल मटेरियल कौन सा है, ये हमने ध्यान में रखना है। टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड। किस प्रकार का ऑपरेशन है। अभी देखो, ऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट है। अभी कोई कोई जो ऑपरेशंस है वो आपके जो एंड कटिंग एज है वहां पे वो इम्पोर्टेंट होता है, कहीं कहीं पे आपका जो साइड कटिंग एज है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में एक ग्रुप में दो चीज है, एक तो आपका साइड कटिंग एज है, दूसरा आपका एंड कटिंग एज है। जैसे कि एंड कटिंग एज का ज्यादातर उपयोग जो आपका पार्टिंग टूल वगैरह है उसके समय हम लोग उसका एंड कटिंग एज का उपयोग करते हैं। उसके बाद में परमिसिबल स्पीड है, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। अभी जैसे हमने इसके प्रीवियस में थोड़ा सा मटेरियल्स के बारे में देखा था, तो हर मटेरियल, जो भी टूल्स का मटेरियल है उसके लिए आपका जो स्पीड है, फीड है और डेप्थ ऑफ कट है, ये इम्पोर्टेंट होता है। यानी उस मटेरियल को, जो टूल्स का मटेरियल कौन से प्रकार का आप उपयोग में ला रहे हैं और किस प्रकार का ऑपरेशंस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप जो स्पीड है और आपका जो फीड है और जो डेप्थ ऑफ कट है वो आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद में है आपका कटिंग फोर्स। तो कटिंग फोर्स आपका किस प्रकार से लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है नेक्स्ट, ओवरहंग ऑफ द टूल फ्रॉम द टूल पोस्ट। जब आप कटिंग टूल्स को टूल पोस्ट में होल्ड करते हो, उस समय आपका जो टूल है वो कितना बाहर बांधा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि यदि आप जरूरत से ज्यादा उसको बांधोगे तो टूल को, कटिंग टूल्स को जरूरत से ज्यादा टूल पोस्ट के बाहर बांधोगे तो उसके कारण जो उसके ऊपर वाइब्रेशन आ सकता है, आपका जो कटिंग टूल्स है वो भी टूट सकता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में जो अभी कुछ जो पार्ट्स है और कटिंग एंगल्स है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, ज्योमेट्री एंड नोमेनक्लेचर। तो इसमें जो जो पार्ट्स है वो है आपका शैंक है, फ्लैंक है, फेस है, हील है, नोज है, नोज रेडियस है और आपके कटिंग एजेस है। ये सारी चीजें इसमें होती है। इसके अलावा क्या होते हैं, आपके कटिंग एंगल्स होते हैं। अब कटिंग एंगल्स कितने हैं यहाँ पे, साइड कटिंग एज एंगल, उसके बाद में एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलिप एंगल, एंड रिलिप एंगल, बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी नोज, नोज रेडियस, यह भी इसमें आता है। तो हम लोग जो अभी जिसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस डीप पे डिस्कस करने वाले हैं, वो इसके जो पार्ट्स है और जो इसके कटिंग एंगल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
तो सबसे पहले हम लोग शैंक देखते हैं। ये देखिए शैंक यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये टूल का शैंक है। यानी जैसे मैंने बताया कि टूल को दो इसमें दिया हुआ है पार्ट्स में, बॉडी को एक तरफ शैंक दिया हुआ है और दूसरा उधर क्या दिया हुआ है, कटिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो शैंक है, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल, द शैंक इज टू होल्ड द टूल। ठीक है, तो यह दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल का मेन बॉडी है। ठीक है, और यह क्या करता है, ये कहाँ पे फिक्स होता है, आपका जो टूल पोस्ट होता है उसमें इसको हम लोग फिक्स करते करते हैं। और इसका जो एक एंड है वो अंदर की ओर होता है, और जो बाहर का एंड होता है वहां पर हम लोग जो कटिंग पॉइंट्स है वो बनाते हैं। दूसरा है हमारा फ्लैंक। ये दिख रहा है फ्लैंक आपको। अब ये फ्लैंक देखो, ये दोनों जो फ्लैंक है, ये कटिंग जो एजेस है, जो कटिंग एजेस है उसके नीचे में दिया हुआ है। एक फ्लैंक इधर दिया हुआ है, यहाँ पे ये फ्लैंक दिया हुआ है, दूसरा फ्लैंक दिया हुआ है इधर में। यानी कि जो फ्लैंक दिया हुआ है, यहाँ जो कटिंग एजेस है, यानी कि एक साइड कटिंग एजेस है और दूसरी एंड कटिंग एज है, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। तो जो साइड कटिंग एजेस है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर फ्लैंक, और जो एंड कटिंग एजेस है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर फ्लैंक। क्योंकि जो साइड कटिंग एजेस है उसका जो लेंथ है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मेजर फ्लैंक। और जो एंड कटिंग एज है उसका एरिया कम है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग माइनर फ्लैंक। द सरफेस और सरफेस बिलो एंड एडजेसेंट टू द कटिंग एज इज कॉल्ड फ्लैंक ऑफ द टूल। जैसे मैंने बताया, जस्ट कटिंग एज के नीचे का जो एरिया होता है, जो ये होता है सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक। उसके बाद में है फेस। द सरफेस ऑन विच द चिप स्लाइड इज कॉल्ड द फेस ऑफ द टूल। अब ये जो फेस होता है, जो टॉप का भाग, टूल का जो टॉप होता है, ये वाला जो टूल का ऊपर का भाग सबसे, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको फेस, इसको बोलते हैं हम लोग फेस, जो टूल के सबसे टॉप पे होता है और जहां से आपका जो चिप्स है वो स्लाइड होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो जो फेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर टाइप ऑफ वर्क पीस एंड टूल इसके ऊपर से क्या फ्लो होता है, आपका चिप्स फ्लो होता है इस कन्वीनियंट डायरेक्शन, यहाँ से कन्वीनियंट डायरेक्शन में आपका चिप्स फ्लो होता है। और ये क्या काम करता है, शार्पनेस देने, कटिंग एजेस को शार्पनेस देने का काम करता है और टूल लाइफ बढ़ाता है। और उसके बाद में जो कटिंग फोर्स है उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और ये जो फेस है, इसके ऊपर जो हम लोग रेक फेस भी बोलते हैं इसके ऊपर इसको। तो इसका ये डिपेंड किस चीजों पे रहता है, जैसे कि मटेरियल ऑफ कटिंग टूल है, उसके बाद में मशीन मटेरियल है, रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल है, और डेप्थ ऑफ कट है। इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद में हील क्या है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल, इट इज कर्व पोर्शन एज द बॉटम ऑफ द टूल। जहां पर जो बेस है, टूल का बेस है, और जहां पर जो फ्लैंक है वो मिलती है एक कर्व शेप में, उसको बोलते हैं हम लोग हिल। ये जस्ट बेस के नीचे, जो बेस है वहां पे, और जहां पे फ्लैंक खत्म होता है वहां पे एक कर्व शेप आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिल। यहाँ पे भी आपको दिखेगा। Then it is the intersections of the flank and the base of the tool. It is core portion at the bottom of the tool. उसके बाद में है nose. It is the point where the side cutting edge and the edge cutting edge intersects. nose क्या है,
जहां पर आपका मेजर कट ये फ्लैंक और जो माइनर फ्लैंक है, यानी कि जो साइड कटिंग एज है और एंड कटिंग एज है, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है, मिलती है, उसको हम लोग नोज कहते हैं। ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ से आपका साइड कटिंग एज जा रहा है और दूसरी तरफ से आपका एंड कटिंग एज जा रहा है। तो जहाँ पे दोनों चीज मिल रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग नोज। उसके बाद में नोज रेडियस क्या है? Nose radius will provide long life and also good surface finish with it a sharp point on the nose. Nose radius is a very important for the surface finishing. यदि हमें अच्छा surface finishing चाहिए तो उसके लिए जो nose radius है वो बहुत important होता है। जब भी हमारे को एकदम जब फाइनल कट होना करना होता है, जब फिनिशिंग करनी होती है, उस समय यह नोज रेडियस important होता है। और ये क्या करता है, जो टूल है उसका लाइफ बढ़ाता है। टूल इससे जो और जो टूल के जो है कटिंग एजेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। उसके बाद में है कटिंग एज। इट इज द एज ऑन द फेस ऑफ द टूल विच रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। अब ये जो कटिंग एज है ये क्या कर रहा है, ये फेस के ऊपर एक एज बना रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग कटिंग एज। जो क्या काम करता है, कटिंग जो मटेरियल है हमारा उसके ऊपर से मटेरियल वर्क पीस है उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है कटिंग एज। हम लोग तब से बात कर रहे हैं कि कटिंग एज है, साइड कटिंग एज है, एंड कटिंग एज है, इसके बारे में हम लोग आगे में देखने वाले हैं। द टूल कटिंग एजेस कंसिस्ट ऑफ साइड कटिंग एज। जो साइड कटिंग एज है उसको बोलते हैं मेजर कटिंग एज है, मेजर कटिंग एज। और जो एंड कटिंग एज है उसको बोला जाता है माइनर कटिंग एज एंड द नोज। अभी यदि टूल को समझना है, हमारे को टूल्स के एंगल को समझना है। अभी इस टूल्स में 6 एंगल्स दिए हुए हैं। टूल के कुछ कितने एंगल दिए हुए हैं, 6 एंगल्स दिए हुए हैं और एक क्या दिया हुआ है, नोज रेडियस दिया हुआ है। तो अभी 6 एंगल को यदि हमको देखना है तो हम इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यदि इसमें टूल को यदि हम लोग शैंक को सामने रखते हैं तो एक आपका आ जाएगा उसमें फ्रंट व्यू, दूसरा आ जाएगा आपका साइड व्यू और तीसरा आ जाएगा आपका टॉप व्यू। तो यदि आप इधर इसको अलग अलग व्यू से देखते हैं तो आपको हर व्यू पे एक अलग अलग एंगल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि कौन से एंगल किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइड कटिंग एज एंगल। अभी जो साइड कटिंग एज एंगल है, दिस एंगल also is known as the lead angle. This is the angle between the side cutting edge and the side of the tool shank. यदि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो साइड कटिंग एज एंगल है ये आप टॉप व्यू से देख सकते हो। इसको आप जब टॉप व्यू से देखोगे तो ये एंगल आपको दिखेगा। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं हम लोग एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ द टूल। यानी कि जो टूल का एक साइड होता है उससे यह एंगल तैयार होता है। दिस इज द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द साइड ऑफ द कटिंग साइड ऑफ द टूल शैंक। टूल शैंक का जो साइड है और जो कटिंग एज है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग साइड कटिंग एज एंगल। इसका जो काम है अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज। जो बिल्ट अप एज है उसको हटाने मतलब दूर अवॉइड करने का काम करता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड द कटिंग फोर्स एंड हीट जनरेटेड। उसके बाद में यह एक मेजर फ्लैंक भी कहलाता है। और इसका जो ज्यादातर उपयोग है, जो साइड कटिंग एज एंगल है, इसका उपयोग टर्निंग करने के समय आता है। अभी इसमें एक चीज मैंने बोला था, डिस्ट्रीब्यूटेड कटिंग फोर्सेस। अभी इसमें एंगल दिया हुआ है, इसमें एंगल दिया हुआ है। तो जब हम लोग कटिंग टूल्स को टूल पोस्ट में होल्ड करते हैं और मेटल को काटते हैं तो जो
इसकी जो कटिंग एजेस है डायरेक्ट आपके जो कटिंग जो आपका मटेरियल है, जो पार्ट्स का मटेरियल है या जो भी मटेरियल जिस मटेरियल को हम लोग काट रहे हैं उसका जो सेक्शन है, उसका जो पार्ट्स है वो डायरेक्ट कटिंग एजेस पे नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा सा तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये थोड़ा थोड़ा करके जो साइड कटिंग एज को लगता है, यानी इसके ऊपर जो आने वाला लोड है वो इम्पैक्ट नहीं होता है, वो ग्रेजुअली होता है। इसीलिए ये क्या करता है कि जितने भी कटिंग फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में आता है हमारा एंड कटिंग एज एंगल। तो ये हो गया हमारा साइड कटिंग एज और दूसरा दूसरा आएगा हमारा एंड कटिंग एज। देखो दो एंगल है, एक साइड कटिंग एज, दूसरा एंड कटिंग एज। इसका देखो ड्राइंग देखो, इस ड्राइंग में आपको ये जो है ये टूल का जो शैंक है, ये लाइन है, इससे के साथ में एक कटिंग एज है, कटिंग एज और ये जो टूल के शैंक की जो लाइन है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं साइड कटिंग एज एंगल। और इस कटिंग एज के द्वारा ही हम लोग टर्निंग ऑपरेशंस करते हैं। यह है साइड कटिंग एज। और इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग एंड कटिंग एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, जिसको बीटा से हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो अभी हम लोग एंड कटिंग एज एंगल के बारे में, दिस इज द एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड अ लाइन नॉर्मल टू द टूल शैंक। देखो अभी जैसे हम लोग शैंक देखते हैं तो शैंक एक जो आपका साइड कटिंग एज है वो बनी हुई है जो टूल की एक शैंक है उसके साथ बना हुआ है। अब जो है वो एकदम दूसरा एंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो वर्डिंग दिया हुआ है एंड, यानी कि जहाँ पे आपका टूल खत्म हो रहा है, टूल क्योंकि एक साइड देखो उसका अंदर में है, होल्ड किया हुआ है, और जो दूसरा साइड ओपन है, ठीक है, वो आपका एंड साइड है, उसके बाद में कुछ नहीं है। और उस एंड से वहां से एक आपका कटिंग एज का एंगल तैयार हुआ है, एक कटिंग एज तैयार हो रही है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग कटिंग एज एंड कटिंग एज एंगल। दिस इज द एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड अ लाइन नॉर्मल टू द टूल शैंक। या फिर दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं हम लोग, यह जो एंड कटिंग एज एंगल है यह टॉप व्यू से भी दिखता है। कहाँ से दिख सकता है ये? टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू से आपके दोनों एंगल दिखेंगे, साइड कटिंग एज एंगल भी दिखेगा और एंड कटिंग एज एंगल भी दिखेगा। तो एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द शैंक acts as a relief angle that allows small sections of the end cutting edge to contact the टू कंटेक्ट द मशीन सरफेसेस। जब हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, जब साइड कटिंग एज से मटेरियल कट होते रहता है, उस समय ये जो एंड कटिंग एज एंगल है, यह आपका जो टूल का सरफेस जॉब का सरफेस है उसके साथ टच नहीं होता है, उसके लिए ये आपका एंगल बनाया जाता है। दूसरा, इस एंड कटिंग एज एंगल के द्वारा जब आपको कभी कभी फेसिंग ऑपरेशंस करना होता है मशीन पर तब भी ये एंड कटिंग एज एंगल का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो एंड कटिंग एज एंगल है यह माइनर फ्लैंक भी कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हो जो एंड कटिंग एज एंगल है, एंड कटिंग एज है, ये आपको माइनर दिख रहा है, और जो साइड कटिंग एज है वो मेजर, यानी जो साइड कटिंग एज है उसका जो एरिया है वो ज्यादा है और जो एंड कटिंग एज है उसका एरिया कम है। और ये कहाँ से, ये देखो एक एंड ये हो गया जो अंदर में होल्ड है टूल पोस्ट के, और जो दूसरा है ओपन है, वहां से ये एंगल तैयार किया हुआ है। तो ये दो एंगल्स हमने देखे यहाँ पे, एक साइड कटिंग एज एंगल और दूसरा एंड कटिंग एज एंगल। तो जो साइड कटिंग एज एंगल है उसको टर्निंग के लिए हम लोग काम यूज कर रहे हैं, और जो एंड कटिंग एज एंगल है वो टर्निंग करते समय जॉब के साथ रब नहीं होता है, और दूसरा जब हमको फेसिंग ऑपरेशन करना होता है तब भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे
साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। अब रिलीफ देखो यहाँ पे काम बात आ रही है आपकी रिलीफ। रिलीफ को भी बोला जाता है हम लोग क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस एंगल, ये बोला जाता है। साइड रिलीफ एंगल को हम लोग साइड क्लियरेंस एंगल भी बोला जाता है। रिलीफ देना यानी क्लियरेंस लेना, ओके। यानी उस जो कटिंग एजेस है उसको हम लोग रिलीफ दे रहे हैं। अब कहाँ से रिलीफ दे रहे हैं हम लोग उसको? जो साइड कटिंग एज है, जो हमने इस पहले पहले पढ़ा हुआ है, जो साइड कटिंग एज है, उस कटिंग एज को क्लियरेंस देना है। अब ये जो साइड रिलीफ एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द साइड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द साइड कटिंग एज। यानी देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो साइड कटिंग एज है उसके जस्ट नीचे जैसे ही हम जा रहे हैं, जो साइड फ्लैंक है वहां पे हम लोग जो एंगल बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल। साइड कटिंग एज एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल और and measure at the right angle to the end flank। तो जो साइड रिलीफ एंगल है इसको हम लोग साइड व्यू से देख सकते हैं। जो साइड व्यू रहेगा आपका वहां से हम लोग साइड रिलीफ एंगल देख सकते हैं। तो एंगल मेड बाय द फ्लैंक ऑफ द टूल एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस जस्ट अंडर साइड कटिंग एज, जस्ट कटिंग एज के नीचे रहता है। इसका मकसद क्या होता है? कटिंग जो टिप है उसको सपोर्ट करना, उसको रिलीफ करना, या उसको क्या करना, जो कटिंग एज है उसको क्या करना है आपका सपोर्ट करना होता है। जब इसका भी क्या काम है साइड क्लियर, जब हम लोग कटिंग करते हैं, जब हम लोग टर्निंग ऑपरेशंस करते हैं, तो टर्निंग ऑपरेशन करते समय उसका जो नीचे का हिस्सा है, कटिंग एज के जो नीचे का हिस्सा है जिसके लिए हमने साइड रिलीफ एंगल बनाया हुआ है, वो जॉब जो है मटेरियल उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, उसके लिए रब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने साइड रिलीफ एंगल यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग एंड रिलीफ एंगल। अभी एंड देखो यहाँ पे तीन चीज आ रही है, एक तो टॉप आ रही है, फिर साइड आ रहा है, फिर तीसरा क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। यानी ऊपर का हिस्सा, साइड का हिस्सा और जो टूल का आखिरी का हिस्सा है, ये तीनों चीजें ये है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो साइड रिलीफ एंगल हमने देख लिया, उसके बाद में एंड रिलीफ एंगल। अब एंड रिलीफ एंगल को भी हम लोग फ्रंट क्लियरेंस एंगल के नाम से भी जानते हैं। जो एंड रिलीफ एंगल होता है उसको हम लोग फ्रंट क्लियरेंस एंगल के नाम से भी जानते हैं। और जब हम लोग ग्राइंड करते हैं पेडेस्टल ग्राइंडर पे, जब टूल ग्राइंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही वाला एंगल्स बनाते हैं, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं? एंड रिलीफ एंगल। ये तो जो एंड रिलीफ एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द एंड फ्लैंक immediately below at cutting edge and a line perpendicular to the base of the tool as measured at the right angle to the end flank। यानी कि यहाँ पे जो एंड कटिंग एज है, इसके पहले हमने देखी है, वो एंड कटिंग एज के जस्ट जो नीचे का भाग होता है जहाँ वो, और जो टूल का बेस है उसके साथ यदि एंगल मेजर किया जाए तो उसको हम लोग एंड रिलीफ एंगल बोलते हैं। दिस एंगल सपोर्ट द एंड कटिंग एज और जो वेज एंगल है इस एंगल पर ही निर्भर करता है। तो हमने इसके जो चार एंगल्स देखे अभी तक, वो कौन से देखे हमने? साइड कटिंग एज एंगल देखा, एंड कटिंग एज एंगल देखा, साइड रिलीफ एंगल देखा और एंड रिलीफ एंगल देखा है। तो इसके बाद में जो एंगल्स देखेंगे वो रहेगा हमारा बैक क्रैक एंगल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। अब जो बैक क्रैक एंगल है, ठीक है, अब ये सबसे टॉप पे, इसके पहले हमने क्या किसकी बात किया? साइड की बात की है और एंड की बात की है। अभी हम लोग टॉप पे जा रहे हैं, सीधा टॉप से देख रहे हैं हम लोग। तो जो जो बैक क्रैक एंगल है इसको हम लोग टॉप क्रैक एंगल भी बोलते हैं। ये क्योंकि ये सबसे ऊपर रहता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग टॉप क्रैक एंगल भी बोलते हैं। और यहाँ आपके फ्रंट व्यू में देख सकते हैं, जो आपका फ्रंट व्यू रहेगा ऑर्थोग्राफिक इसमें, वहां पर आप फ्रंट व्यू में इस एंगल को देख सकते हो। इट इज द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन पैरेलल
to the base of the tool and measure in the plane perpendicular to the side cutting edge. The back rack angle is a positive if the side cutting edge slopes downward from the point toward the shank, and the back rack angle is negative if the slope is side cutting edge is reversed. अब इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग बैक रैक एंगल की बात करेंगे, उसके बाद में जाएंगे पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो तो बैक रैक एंगल क्या बोला है इसने कि इट इज द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल एंड मेजर इन प्लेन परपेंडिकुलर थ्रू द साइड कटिंग एज। या इसको फिर बोल सकते हैं हम लोग मेजर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टूल फ्रॉम द नोज टू रियर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यानी कि जो आपका स्लोप है, यानी कि जो एंड है, एंड से जो एंड कटिंग एज से जो नीचे की तरफ जो स्लोप जा रहा है, आपका जो नीचे की तरफ जो जाता है, जिधर में आपका टूल पोस्ट है उस साइड जा रहा है स्लोप, उसको बोलते हैं हम लोग टॉप रैक एंगल। टॉप रैक एंगल या बैक रैक एंगल। अब यह क्या करता है, गाइड द डायरेक्शंस ऑफ द चिप फ्लो, प्रोटेक्ट द कटिंग टिप्स नोज। ये दो चीज ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये क्या काम कर रहा है, जो चिप का फ्लो है उसको गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट द कटिंग टिप्स जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो कटिंग फोर्स है उसको क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दो चीज की, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इस वैसे इसमें तीन चीज है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तीसरा है न्यूट्रल। एक पॉजिटिव रेक्टेंगल है, उसके बाद में दूसरा नेगेटिव रेक्टेंगल है, और तीसरा है हमारा न्यूट्रल। तो जो पॉजिटिव रेक्टेंगल है यदि उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पॉजिटिव रेक्टेंगल में क्या होता है, यह जो एंड कटिंग है इससे ये नीचे की तरफ जो स्लोप जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रेक्टेंगल। इसके जो कटिंग एजेस होते हैं शार्प होते हैं, ये लार्जर फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये जब आपको स्मूथ सरफेस फिनिश करना है उसके लिए उपयोग में आता है। उसके बाद में जब आप पॉजिटिव रेक्टेंगल का उपयोग कर रहे हो तो इसमें लो फीड होना चाहिए, और उसके बाद में ये जब भी आप पॉजिटिव रेक्टेंगल का उपयोग कर रहे हैं तो यह जो मेटल सॉफ्ट होता है उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा जो नेगेटिव रेक्टेंगल है, अब नेगेटिव रेक्टेंगल में जो स्लोप क्या होता है टूवर्ड्स जो डाउनवर्ड्स, यानी कि जैसे कि आपका जो एंड कटिंग एज है आपका, उस साइड आपका ये स्लोप आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रैक एंगल। तो नेगेटिव रैक एंगल क्या है, इसमें जो फोर्सेस है वो कम लगते हैं। उसके बाद में इसकी जो इससे जो आने वाली सरफेस फिनिश है वो पुअर आती है, और इसमें हाई फीड देना होता है, और इसका जो ज्यादातर उपयोग हार्ड मटेरियल के लिए करते हैं। जहाँ पे हार्ड मटेरियल को कट करना होता है वहां पर हम लोग ये जो नेगेटिव रेक्टेंगल का उपयोग करते हैं। फिर तीसरा मैंने बताया यहाँ पर न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल कहाँ पे काम, न्यूट्रल का कहाँ पे काम, कहाँ उपयोग है, जैसे कि हमारे को कभी पार्टिंग वगैरह करना होता है, उस समय हम लोग जो पार्टिंग टूल है उसमें ये न्यूट्रल रखते हैं, या फिर जहाँ पे आपको एकदम ब्रास जैसे मटेरियल कट करना होता है उस समय हम लोग जो टॉप रैक एंगल है इसको जीरो रखते हैं। इसको न्यूट्रल यानी इसके ऊपर कोई एंगल नहीं होता है, जीरो एंगल होता है। तो इस तरीके से यह बैक रैक एंगल होता है। यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है, देखो यहाँ से नीचे की ओर ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ठीक है। आपका जो एंड कटिंग एज है वहां से नीचे की ओर एक स्लोप बनते हुए, और जो बेस है उसके साथ एंगल बनते हुए, और जो अपना नेगेटिव है वो नीचे डाउनवर्ड्स आते हुए।
उसके बाद में जो हमारा एंगल ये रहेगा, लास्ट एंगल जो रहेगा वो साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल, it is the angle between the tool face and the line parallel to the base of the tool। अभी देखो जो साइड रैक एंगल है, यह भी आपको जो टॉप रैक एंगल है उसी के साथ यह उसी के साथ यह बनता है। अभी आपने देखा कि जो आपका बैक रैक एंगल था वो मटेरियल कट करने का काम कर रहा था, वहां से आपके चिप स्लोप हो रहा है, बस उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो चिप फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, यानी उसको जो डायरेक्शन देने का काम करता है, वो आपका होता है साइड रैक एंगल। वहीं से क्या होता है, आपके जो चिप्स है वो फ्लो होते हैं। यानी कि यदि साइड रैक एंगल नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो चिप्स है वो आपके टूल पोस्ट में जा सकते हैं या फिर आपके जो इसके बीच में आ सकते हैं, कटिंग के बीच में आ सकते हैं। तो उसको एक डायरेक्शंस देने के लिए यहाँ पर हम लोग साइड रैक एंगल बनाते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल। यानी कि जो फेस होता है, टूल फेस होता है, वो वहां से बनता है between the tool face and the line parallel to the base of the tool and measure in a plane perpendicular to the base and the side cutting edge। तो साइड कटिंग एज जो होती है उससे उससे नीचे जाता हुआ, यानी डाउनवर्ड जाता हुआ एक एंगल बनता है, उसको हम साइड रैक एंगल बोलेंगे। द एंगल दिस एंगल गिव्स द स्लोप ऑफ द फेस ऑफ द टूल फ्रॉम द कटिंग एज। द साइड रैक एंगल इज नेगेटिव इफ द स्लोप इज टुवर्ड्स द कटिंग एज एंड द साइड रैक एंगल इज पॉजिटिव इफ द स्लोप इज अवे फ्रॉम द कटिंग एज। जो साइड रैक एंगल है उसको हम लोग साइड व्यू में देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया है, जो एंगल चिप्स है उसके फ्लो को एक डायरेक्शन देता है। लार्जर रैक एंगल प्रोड्यूसेस स्मूथ सरफेस फिनिश। यदि जो रैक एंगल है यदि ये ज्यादा रहा तो स्मूथ सरफेस फिनिश देता है। यदि रैक एंगल आपका साइड रैक एंगल ज्यादा है तो इसमें आपको स्मूथ सरफेस फिनिश मिलती है। यदि रैक एंगल कम है तो जो सरफेस है वो उतना अच्छे से कट नहीं होता है। लेकिन ये ज्यादा भी करेंगे हम लोग इसको, यदि एंगल ज्यादा देंगे तो हो सकता है आपका जो वेज एंगल है वो आपका वीक हो जाए। इसीलिए इसको बरोबर इस एंगल्स को एज पर जो ये है आपका स्टैंडर्ड उसके हिसाब से ही देना चाहिए। ये यहाँ पे आप टॉप फेस पे आप देखोगे, यहाँ पे कटिंग एज के साथ जो एंगल्स तैयार हो रहा है, जो साइड कटिंग एज इसके साथ एक जो है एंड है साइड कटिंग एज का, वहां से एक एंगल्स बन रहा हुआ है टॉप फेस से। उसके बाद में हम लोग ये जो 6 एंगल्स हो गए, अलग अलग 6 एंगल्स देखा हमने। ये एंगल्स के ऊपर सारी चीज हम लोग डिपेंड करते हैं। कौन से एंगल देखा, साइड कटिंग एज एंगल देखा हमने, एंड कटिंग एज एंगल देखा, उसके बाद में साइड रिलिप एंगल देखा, एंड रिलिप एंगल देखा हमने, उसके बाद में बैक रैक एंगल, और लास्ट में हमने देखा साइड रैक एंगल। और इसके साथ एक जो होता है वो नोज रेडियस होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एज पर एज पर अमेरिकन सिस्टम ऑफ स्पेसिफिकेशन टूल्स सिग्नेचर, उसके अनुसार यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसके अलग अलग एंगल्स दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रैक एंगल है उसका जो डिग्री दिया जाता है वो 0 to 7 डिग्री दिया जाता है। जो साइड रैक एंगल है वो 7 से 8 डिग्री दिया जाता है। जो एंड रिलीफ एंगल है वो 6 से 7 डिग्री दिया जाता है। जो साइड रिलीफ एंगल है उसको भी 6 to 7 डिग्री दिया जाता है। जो एंड कटिंग एज एंगल है वो 12 से 15 डिग्री दिया जाता है। और जो साइड कटिंग एज एंगल है वो 15 से 20 डिग्री दिया जाता है। और जो नोज रेडियस होता है इसमें वो 0.5 to 2 mm तक दिया जाता है। यह स्टैंडर्ड के अनुसार दिया हुआ है। जो अमेरिकन सिस्टम है उसके अनुसार यह चीज मैंने बताया हुआ। इसके बाद में
हम देखेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के एडवांटेजेस क्या है। द मेन एडवांटेजेस क्या है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, कि डिजाइन एंड फैब्रिकेशन आर इजी। इसको जैसे मैंने बताया, डिस्कस किया था कि आप इसको पेडस्टल ग्राइंडर मशीन पे भी बना सकते हो, जो पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन है उसके ऊपर ग्राइंड कर सकते हो, या फिर टूल एंड कटर ग्राइंडर पे, टूल एंड जो कटर ग्राइंडर है उस पर भी आप इसको बना सकते हो। ये बनाने के लिए एकदम ईजी है। फैब्रिकेट, इसको अलग अलग इसमें भी फैब्रिकेट भी कर सकते हैं हम लोग। दिस टूल इज लिटिल चीपर इन प्राइस, और इसका जो प्राइस है इस टूल का बहुत कम है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के जो डिसएडवांटेजेस है, द मेन डिसएडवांटेजेस आर देयर इज हैविंग लिटिल हाई टूल वियर रेट, शॉर्टर टूल लाइफ, लो मेटल रिमूवल रेट एंड लो प्रोडक्टिविटी। यानी कि डिसएडवांटेजेस में यदि हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि इसका जो जल्दी से आप ये वियर आउट हो जाता है, इसका जो लाइफ है वो प्रोडक्टिविटी वो कम है, बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्योंकि ये जल्दी से वेयर आउट हो जाता है, और जो डेप्थ ऑफ कट है इससे हम लोग ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लो मेटल रिमूवल रेट। यहाँ पर मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ, और मेरे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ रहकर शांति से इस क्लास को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेकब सर, जेकब सर, हेलो।